Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of your immunology second, and in this lecture we will study the next type of the hypersensitivity reaction, that is the type 2 hypersensitivity reaction, also known as the cytotoxic hypersensitivity reaction. Already in the last lecture we have completed the type 1 type of the hypersensitivity reaction, which was very easy and simple to understand. And yes, this type of the hypersensitivity reaction, which is the cytotoxic hypersensitivity reaction, is carried out in the different mechanisms. We will study those mechanisms and some examples of the type 2 hypersensitivity reaction in this lecture. Okay, so without wasting any further time, let's start. So the type 2 hypersensitivity reaction is the cytotoxic टाइप ऑफ द हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. इसके बारे में हमने थोड़ी सी आइडिया ली है लास्ट फ्यू लेक्चर्स में भी. लाइक वन वी हैव सीन इन दी पर्टिकुलरली इन द ब्लड ग्रुपिंग. ओके, इन द ब्लड ग्रुपिंग चैप्टर हमने वहाँ पे देखा था दैट जो दो डिसीजेस होती है, लाइक दो रिएक्शंस होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड द हीमोलाइटिक न्यूबॉर्न डिसीज जो होता है, दिस टू आर द एग्जाम्पल्स. जो RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से या फिर ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो डिसीज़ होते हैं, वो दोनों रिएक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ द टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. तो बहुत ईजी होगा आपके लिए समझना. एंड वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू सी. ओके, तो जो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली जो है सेल का डिस्ट्रक्शन होता है. इसकी वजह से, अब साइटोटॉक्सिक का मीनिंग ही क्या होता है कि डायरेक्टली सेल को टॉक्सिसिटी, सेल को किलिंग करना इज नोन एज द साइटोटॉक्सिसिटी, एंड दैट्स व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस रिएक्शन. इसकी वजह से इसको साइटोटॉक्सिक रिएक्शन कहा जाता है. ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वहाँ पे जो मेजर रोल था वो था IgE का. ठीक है, यहाँ पे जो मेजर रोल है वो IgG या तो फिर IgM का, पर्टिकुलरली IgG का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, जैसे वहाँ पे था IgE का. तीनों जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों टाइप की रिएक्शंस आर मेडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज़ ओनली. ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था. एंड ये तीनों रिएक्शन जो एंटीबॉडीज़ मेडिएट करते हैं, वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ मेडिएट करते हैं. वो मैंने आपको बताया था IgE मेडिएट करते हैं. ये जो है वो IgG या फिर IgM मेडिएट करते हैं. ठीक है, ये आपको चीज़ बेसिक डिफरेंस याद रखना है. ठीक है, नाउ यहाँ पे होता क्या है जनरली, तो जो IgG होती है या फिर एंटीबॉडीज़ होती है IgM, वो सेल सरफेस पे डायरेक्टली बाउंड होती है. और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो हमारी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करके इनको डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेल डाई होती है. और इस रिएक्शन को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन. होता क्या है, बस कोई सेल है, ठीक है, बॉडी में. अब वो बॉडी की खुद की सेल हो सकती है, या तो खुद का एंटीजन हो सकता है, या तो फिर वो हमने बाहर से ट्रांसफ्यूज़ किया हुआ एंटीजन हो सकता है, या फिर बाहर से आया हुआ एंटीजन हो सकता है. उस एंटीजन पे जाके क्या होगा, ये एंटीबॉडीज़ हमारी अपनी एंटीबॉडीज़ बाइंड होगी, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और यही कॉम्प्लेक्स हमारी इम्यून सिस्टम को डिटेक्ट होगा, एंड हमारी इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करेगी और इस सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगी. दैट्स व्हाट वी कॉल एज द साइटोटॉक्सिक रिएक्शन. यही होता है इस रिएक्शन में, और ये 3 वे पे होता है. ठीक है, एक तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, जो हमने कॉम्प्लीमेंट पाथवे देखा था लास्ट सेम में, उसके थ्रू होगा, या तो फिर ADCC एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, या तो फिर ऑप्सोनाइजेशन. ये तीनों मेडिएशंस के थ्रू या फिर ये तीनों मैकेनिज्म्स के थ्रू ये पूरी रिएक्शन होती है. हम एक के बाद देखेंगे कि कैसे होता है. ठीक है, तो पहले होता क्या है, अब मैं आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता क्या है कि पहली मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक के बाद एक दिया है. तो पहला मैकेनिज्म होता क्या है, सपोज़ हमने गलत ब्लड ग्रुप लिया है, ठीक है, बॉडी में. सपोज़ मेरा ब्लड ग्रुप B है और मैंने गलती से लिया A ब्लड ग्रुप का. ठीक है, ब्लड. अब मैं ये जो A ब्लड ग्रुप के ब्लड होंगे, ठीक है, इस ब्लड सेल्स पे जो है, इनके RBCs पे कौन सा एंटीजन होगा, A एंटीजन. ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी में है ब्लड ग्रुप B, और मेरी बॉडी में एंटीजन्स होंगे एंटीबॉडीज़ होंगी A एंटीबॉडीज़. ठीक है, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप B है, तो मेरी बॉडी में A एंटीबॉडीज़ होंगी. ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिट टू एंटीजन. ओके,
अब मैंने क्या किया, गलती से ए एंटीजन लेने की वजह से या फिर ए एंटीजन वाले आरबीसीज लेने की वजह से क्या होगा, ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट होगी और ये जाके इस एंटीजन को बाइंड करेगी जो फॉरेन ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बॉडी एक्टिवेट होगी। अब वो 3 वेज के थ्रू रिएक्शन देगी। पहला वे कौन सा है, वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट वे क्या होगा, तो एडीसीसी पाथवे जो एंटी बॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। होगा क्या, जब ये एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होगा, ठीक है, मतलब जो फॉरेन का ब्लड है और मेरी अपनी एंटीबॉडी एंटी ए, ठीक है, ये यहाँ पे बाइंड होगी। इसके बाद होगा क्या, जो एंटीबॉडी है सरफेस पे बाउंड, इट विल लीड टू दी फर्दर रिएक्शंस। ये क्या करेगी, कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट करेगी और बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन। तो होगा क्या, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है मैंने आपको जब कॉम्प्लीमेंट पाथवे सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, हमारे ब्लड में नॉर्मली वो बहता रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इनएक्टिव एंजाइम होता है वो, जिसको कुछ काम नहीं होता, बस वो नॉर्मली फ्लो करता है ब्लड में, लेकिन वो एक्टिवेट तब होता है जब वो एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स के कांटेक्ट में आता है। मतलब उसको एक्टिवेट होने के लिए कौन चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जिस दिन उसको मिल गया वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आरबीसी और एंटीबॉडी का उसको कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट जाके इस कॉम्प्लेक्स को बाइंड करेगा और वो एक पाथवे एक्टिवेट करेगा जिसको हम कॉम्प्लीमेंट पाथवे बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट पाथवे की वजह से ये जो है ना, कॉम्प्लीमेंट बाइंड होगा इस एंटीजन एंटीबॉडी को, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमारी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आएंगी और फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स आएंगी, इसको डिस्ट्रॉय करेंगी या फिर खुद ये सेल जो है अपोप्टोसिस करके किल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएंगे। अब वो कौन से मैकेनिज्म होते हैं और कैसे होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी। तो जो पहली चीज़, ठीक है, जो पहली चीज़ यहाँ पे होगी, इट विल बी दी कॉम्प्लीमेंट लाइसिस। जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे ब्लड में फ्लो होती है, लेकिन वो तब एक्टिवेट हो जाती है जब वो किसी एंटीजन एंड एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। यही हमें देखना है कि वो होता क्या है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी पाथवे जो है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगा जिससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से क्लासिकल एंड दी अल्टरनेट पाथवे या लेक्टिन पाथवे कोई भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक कैस्केड मैकेनिज्म होगी। कैस्केड मैकेनिज्म की वजह से एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसकी वजह से एक तो होगा क्या, ये जो सेल है ये खुद को किल कर लेगा, या तो फिर क्या होगा, दूसरे सेल्स आएंगे, ठीक है, लाइक फैगोसाइटिक सेल्स आएंगे या फिर न्यूट्रोफिल्स वगैरह आएंगी जो हार्मफुल ग्रैन्यूल सिक्रेट करेंगी, जिससे क्या होगा, ये सेल किल हो जाएंगी, ठीक है। मतलब डिफरेंट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएंगे, जो हमने 3 पाथवे देखे थे उसके थ्रू ये सेल किल हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म है एडीसीसी। एडीसीसी में क्या होता है, अब ये सेल है, ठीक है, इसके ऊपर एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आएंगे नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, या फिर कोई भी इफेक्टर सेल्स जो हमारे बॉडी या फिर ब्लड सर्कुलेशन में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी बाउंड है तो इजीली वो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये एंटीबॉडी से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आईजीजी यहाँ पे बाइंड है, ठीक है, इससे वो अट्रैक्ट होंगे, इन आरबीसीज के पास जाएंगे और ये लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे ग्रैन्यूल सिक्रेट करेंगे, केमिकल सिक्रेट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये सेल इजीली किल हो जाएंगी थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस मतलब क्या, सेल्फ किलिंग। ये ऐसे ग्रैन्यूल सिक्रेट करेंगे, ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेंगे, ऐसे मैकेनिज्म्स होंगे जिससे ये सेल जो है ये अपने आप को किल कर लेगी और सेल का साइटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा, ठीक है। और ये किसकी वजह से होगा, आईजीजी की वजह से, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है। Now the third type of the mechanism is there, that is the apoptosis, okay। अब यहाँ पे क्या हो, ऑप्सोनाइजेशन में क्या होगा, ये जो सेल है, ठीक है,
ये जो आरबीसी मैंने आपको बताया गलत ग्रुप का जो एंटीजन है आरबीसी है, जिस पे मेरी एंटीबॉडी ने बाइंड कर चुकी है। अब होगा क्या यहाँ पे, इसकी वजह से मैक्रोफाजेस या फिर जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है लाइक डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफाजेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, इनको मिल गया खाना, ठीक है, इनको मिलेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये इसको इनगल्फ करेंगे और फैगोसाइट करेंगे। यही एक छोटा सा मैकेनिज्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बाइंड, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक गलत एंटीबॉडी का एंटीजन आ गया है मेरी बॉडी में, इसकी वजह से इस पे मेरे बॉडी के एंटीजन बाइंड हो चुके, सॉरी एंटीबॉडीज़ बाइंड हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा, जिससे क्या होगा, फैगोसाइटोसिस होगा यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो अपोप्टोसिस होगी, नहीं तो फैगोसाइटोसिस होगी। तो यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल अट्रैक्ट हो जाएंगे इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एंड इसको एनगल्फ कर लेगी पूरे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को और उसको लाइज कर लेगी। ये तीसरा मैकेनिज्म है। तो कौन से मैकेनिज्म है, ऑप्सोनाइजेशन जहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स का रोल है, दूसरा एडीसीसी जहाँ पे इफेक्टर सेल लाइक नेचुरल किलर सेल्स है, ठीक है। तीसरा मैकेनिज्म है आपका द सिंपल वन, वेरी सिंपल वन, कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ठीक है। ये तीन मैकेनिज्म के थ्रू ये पूरा जो हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड है वो होगा। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वेरी इजी, जो मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एग्जांपल दिया, सिंपल, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए तो हमारे अपने एंटीबॉडीज़ उस पर जाके बाइंड हो, क्योंकि हमारे बॉडी में सपोज ए एंटीजन का ब्लड हमने लिया है और हमारा ब्लड ग्रुप बी है, तो हमारी बॉडी के प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, ए एंटीबॉडीज़ होंगी। ए एंटीबॉडी और ए एंटीजन एक्ट करेगा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी, ठीक है। देन इवन जो न्यूबॉर्न्स में डिसीज़ होता है ना, HDN करके, दैट इज़ द हेमोलाइटिक डिसीज़ इन द न्यूबॉर्न, जिसमें मैंने आपको बताया था RH नेगेटिव मदर जो है, अगर उसके फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है तो पहली प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में होगा क्या कि अब मैंने आपको बताया था जब बर्थ होता है ना, चाइल्ड बर्थ, तब थोड़ा सा ब्लड जो है चिल्ड्रन का और मदर का मिक्सअप हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो पेशेंट है, सॉरी जो मदर है, उसमें RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि वो जो चाइल्ड है वो RH पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड आने की वजह से माँ के ब्लड सर्कुलेशन में, मदर के ब्लड सर्कुलेशन में चाइल्ड का ब्लड आने की वजह से RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी और वो RH एंटीबॉडीज़ जो है वो फॉरएवर स्टोर रहेंगी उस मदर में। और अगर सेकंड टाइम प्रेगनेंसी में भी ऐसा हुआ कि उसके जो फीटस है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, तो प्रॉब्लम फिर से हो सकती है, लेकिन इस बार ये उस जो चाइल्ड है या फिर फीटस है उसमें डिसीज़ होगा, दैट विल बी द HDN डिसीज़, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो पहले प्रेगनेंसी में आई थी, ठीक है, एंटीबॉडीज ऑलरेडी मेमोरी बन के स्टोर्ड है, और जो सेकंड प्रेगनेंसी जो है उसके टाइम पे भी सेम हुआ, RH पॉजिटिव हुआ, तो डिलीवरी के टाइम क्या हो जाएगा, ये एंटीबॉडीज़ मिक्सअप हो जाएंगी उस बच्चे के या फीटस के ब्लड के साथ, जिससे वजह से हेमोलाइसिस डिसीज़ होगा, ठीक है। वो बच्चा जो है इट विल सफ़र फ्रॉम द हेमोलाइटिक डिसीज़ एंड उसके RBCs लाइज होना शुरू हो जाएंगे, उस बच्चे के हीमोलाइसिस होगा उसके बॉडी में, एंड दैट्स वाई दैट चाइल्ड में गेट किल्ड, क्योंकि हीमोलाइसिस होने की वजह से जो है जो हीमोग्लोबिन है वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और बिलीरुबिन यू नो वेरी टॉक्सिक टू दी लीवर ऑल्सो, तो वो बच्चा अपने आप किल हो जाएगा। सो दैट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड द हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यू बॉर्न। अलॉन्ग विद दैट कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो है हमें पता भी नहीं चलता और हम ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं जो हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके RBC से पेनिसिलिन जैसे ड्रग्स, सिफेलोस्पोरिन जैसे ड्रग्स, आपको पता भी नहीं चलता आपके RBCs पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो नॉर्मल टिश्यूज़ है उसके बीच में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो ये ड्रग्स एक टाइम के बाद हमारी बॉडी इनको एंटीजन के जैसे लेती है और इस पे जाके एंटीबॉडीज़ को बाइंड कर लेती है, और इन सेल्स को फिर हमारी इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करने लगती है, और तब होता है एनीमिया, ठीक है। ऐसे RBCs को डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है, और इसको हम बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2, ठीक है। तो कौन से एग्जाम्पल है, HDN हेमोलाइटिक डिसीज इन द न्यूबॉर्न,
देन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स है ऑफ द टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वेरी इजी, 3 मैकेनिज्म्स की वजह से होता है, ऑप्सोनाइजेशन, एडीसीसी एंड द कॉम्प्लीमेंट पाथवे। एंड इसके एग्जांपल्स आपको देने हैं तो हेमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू द ड्रग और द हेमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न और द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एंड होता कौन से एंटीबॉडी की वजह से, तो IgG या फिर IgM एंटीबॉडीज। ठीक है, वेरी इजी and very simple to understand. So I hope you understood this lecture, and if you have any query related to this point, ask me anytime. Okay, thank you.